हमें आपकी सेहत की चिंता रहती है। हम अपने स्टूडियो में ऐसे डॉक्टर्स को हमेशा आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में वृद्धि करें, आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकें। आज हमने आमंत्रित किया है इसी क्रम में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वृषभान जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप रेडियोलॉजिस्ट हैं जी। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे एक आम श्रोता की नजर से कि रेडियोलॉजिस्ट होना क्या है और रेडियोलॉजिस्ट क्या क्या काम करते हैं। ओके, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये जानकारी नहीं रहती है कि रेडियोलॉजिस्ट क्या है और ये क्या क्या काम हम इनसे करवा सकते हैं या क्या क्या इनसे हम मदद ले सकते हैं। रेडियोलॉजी में जो बेसिकली ये जो जांचें होती हैं उनके लिए रेडियोलॉजी का काम करते हैं। जैसे एक्सरे है, सोनोग्राफी है, एमआरआई है, या और उच्च लेवल पर हम लोग जाएंगे तो इमेज गाइडेड इंटरवेंशन होते हैं जी, जो बिना चीरा टाका के इंटरवेंशन होते हैं। ये समस्त जो जांचें हैं या जो इंटरवेंशन है जी, ये पूरी रेडियोलॉजी के अंदर आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे बीच बातचीत होती है कि भाई डॉक्टर ने फला जांच को लिख दिया, वो चाहते तो ऐसे ही दवाई दे सकते थे। क्योंकि मन में एक शंका होती है कि जांच क्यों, क्या बिना जांच के दवाई नहीं दी जा सकती है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने लोगों की बिल्कुल मानसिकता को पकड़ा हुआ है और ये बहुत आम जनता के द्वारा पूछा जाने वाला या उनके दिमाग में उठने वाला सवाल है। जी बिल्कुल उठने वाला सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहली बार जब मरीज डॉक्टर्स के पास जाते हैं जी, तो उनको बीमारी को पकड़ने के लिए जो संबंधित जांचें लिखी जाती हैं, हाँ, संबंधित बीमारी को अच्छी तरीके से पकड़ा जा सके। मैं आमतौर पर ऐसे समझा देता हूँ हाँ, कि यदि किसी की यहाँ कोई चोरी हुई है जी, आपने शिकायत पुलिस में की हुई है जी, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब जांच करती है और जांच करने के बाद में उस संबंधित पर्सन को पकड़ती है। तो आप जब डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं तो डॉक्टर्स के पास केवल आप अपनी बीमारी से संबंधित शिकायतें बताते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। उन शिकायतों के आधार पर वो अपनी विवेक से कि आपके शरीर में कहाँ खराबी हो सकती है और कौन सी बीमारी हो सकती है, इसलिए जांच कराना अति आवश्यक है। यदि आप जांच नहीं करवा रहे हैं तो मतलब ऐसा अनुमानित तौर पर फिर माना जाता है कि ऐसी बीमारी तो लोगों हो सकती है। जी, लेकिन उसको निश्चितता के तौर पर ये बताने के लिए कि वो बीमारी वही है और जो मैंने इलाज दिया है मैं उसी का इलाज दे रहा हूँ, इसलिए जांचें अति आवश्यक। बहुत सारी जांचें हैं, चाहे एक्सरे हो, हम किसी भी सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो। एक व्यक्ति जब जाता है इन जांचों के लिए तो उसे किन किन सावधानियों का सबसे पहले रखना बहुत जरूरी है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो रेडियोलॉजी में जब लोग जाते हैं सीटी स्कैन कराने या एक्सरे कराने के लिए, आमतौर पर एक्सरे लगभग सभी का ही होता है जी, तो कुछ सावधानियां रहती हैं वो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और उनका ध्यान रखना आपके लिए एक बचाव का कार्य करता है। अच्छा, मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे आप एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, हाँ, तो एक्सरे जो रहती हैं वो किरणें रहती हैं और एक्सरे की जो किरणें रहती हैं वो आमतौर पर कुछ दो तरीके से निकाली जाती हैं। एक होती है जांचों के पर्पस के हिसाब से, एक होती है इलाज के पर्पस के हिसाब से। तो जो जांचों के लिए एक्सरेज जो हम दे रहे होते हैं या किरणें निकल रही होती हैं उनका डोज कम रहता है, मतलब उनका बहुत ज्यादा डोज नहीं रहता है, लेकिन उनसे कुछ स्कैटर्ड रेडिएशन नाम का टर्म रहता है। स्कैटर्ड मतलब टकरा के कुछ और एक्सरे आती हैं, तो वो जो रेडिएशंस रहती हैं वो कैंसरस रहती हैं। मतलब उनसे आपको कैंसर भी हो सकता है और भी बीमारी जो होती हैं, लंग्स की कुछ बीमारी, फेफड़ों की कुछ बीमारियां होती हैं वो भी हो सकती हैं, चर्म रोग भी कुछ हो सकते हैं। तो उनसे
अननेसेसरी का मतलब बिना आपको यदि जरूरत नहीं है तो बचाव करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि एक पेशेंट के साथ में जो अटेंडर्स रहती हैं साथ में, वो कई बार जिद करते हैं कि मैं भी अंदर जाऊंगा। हाँ, कि मैं भी अंदर जाऊंगा, और सामने वाले को ये बताया जाता है कि आप अंदर ना जाए। तो पेशेंट के लिए तो हमारा जरूरी था, मतलब वो तो हमारा जरूरी था कि हम पेशेंट को उतना डोज दे सकते हैं क्योंकि हमें उसकी बीमारी पता लगाना है। हाँ। लेकिन उसके साथ जो अटेंडर गया है उसको फ्री में मिल गया, वो परेशानी, हाँ, मुफ्त में वो रेडिएशन मिल गई है, जबकि उसको नहीं लेनी चाहिए थी। सही तो एक बार में तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप बार बार यदि जा रहे हैं तो ये बिल्कुल इस पर शोध पहले से हो चुका है और अभी भी बराबर शोध चल रहे हैं कि इनसे कैंसर होते हैं, चर्म रोग भी होते हैं, इवन आपके बाल भी, यहाँ तक कि आपके बाल भी कई बार देखने झड़ जाते हैं। और आपने ये भी देखा होता है जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये 100% मतलब ऐसा कहते हैं कि हानिकारक ही होता है। गर्भस्थ शिशु रहता है और वो बन रहा होता है अंदर जी। और जो शुरू के 3 महीने रहता है उनको तो उस समय तो कोई भी गर्भवती महिला को एक्सरे, जहां भी एक्सरे की डोज की रेडिएशन निकल रही होती, चाहे एक्सरे मशीन हो चाहे सीटी स्कैन हो, वहां घुसने ही नहीं हम देते हैं। वहां बोर्ड लगा रहता है पूरा कि यहाँ गर्भवती महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। अच्छा। वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उनमें जो शिशु बन रहा होता है उनमें विसंगति पैदा होने के बहुत चांस होते हैं। हाँ, बहुत चांस रहते हैं। तो उनको बचाव करने के लिए ये बहुत जरूरी है, आम जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अननेसेसरी, बिना आपकी यदि जरूरत ना हो आपको, तो अनावश्यक रूप से आप सीटी स्कैन के अंदर या एक्सरे के अंदर आप ना जाएं जब तक कि बहुत ही अति आवश्यक ना हो जी। ये आमतौर पर। और जैसे एमआरआई के अंदर आपने देखा होगा, एमआरआई कराने के जाते हैं तो कुछ सावधानियां रहती हैं जो एमआरआई कराने के रहती हैं, क्योंकि वो एमआरआई जो हो रही होती है बहुत हाई ग्रेड की चुंबक रहती है जी। बहुत बड़ी चुंबक रहती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से चल रही होती है। तो उसके अंदर यदि आपके अंदर कोई रॉड डली हुई है, कोई प्लेट डली हुई है, या आपके ब्रेन की कई बार सर्जरी होती है उसमें क्लिप्स डली रहती हैं, तो वो जो आपकी जो रॉड रहती है या क्लिप्स रहती हैं या प्लेट डली रहती हैं आपके अंदर, जैसे ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी होती है, हड्डी की कभी सर्जरी हो रही होती है, या हार्ट में जो डली रहती है, जो हार्ट के स्टेंट वगैरह होते हैं, वो चुंबक इतनी तेज रहती है कि वो अंदर से ही खींच लेती है, बहुत हैवी पावर की रहती है, इवन वो फाड़ते हुए वो अपने ऊपर भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, मौत भी हो सकती है, इतनी तेजी का रहता है जो। तो आप इन सावधानियों का विशेष ध्यान रखेंगे। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कि कितनी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कभी भी ऐसी जिद ना करें कि अपने मरीज के साथ आपको अंदर जाना है। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे हम सावधानी रखकर इन परेशानियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जांचें ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग भी देखने में मिल जाता है, तो ये क्या क्या दुरुपयोग हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? ये सोनोग्राफी की तरफ भी हमारा इशारा है। सोनोग्राफी की तरफ आपका इशारा है जी। और जब सोनोग्राफी का मैं बता दूं कि 1984-86 के आजू बाजू में ये आई हुई थी जी, जांचें चालू हुई थी, और उस समय किसी भी तरीके के इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं थे। तो ये सोनोग्राफी, पहले तो मैं ये बता दूं श्रोताओं को कि सोनोग्राफी पूर्णतः सुरक्षित है और अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी साइड इफेक्ट उनको देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है। कितनी भी बार सोनोग्राफी करा सकते हैं, किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट या कोई हानिकारक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिले हैं जी जी। लेकिन इनका जहां तक दुरुपयोग का सवाल है, ये आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे सोनोग्राफी में एडवांस होता गया, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई है, जो जांचें थी प्रेगनेंसी की वो और एडवांस होती गई है, और उनका जो विजुअलाइजेशन था, मतलब जो देखने की क्षमता थी जी, भ्रूण को देखने की, वो सोनोग्राफी की और बढ़ती गई, बेहतर तकनीकी के साथ में, समय के साथ में वो बेहतर होती गई। और एक समय ऐसा आया ये कि इसका दुरुपयोग भ्रूण को, लिंग को ऐसा करने की, जो पेट में पल रहे बच्चे रहते हैं उसको भ्रूण बोलते हैं, उस भ्रूण का पता लगाने के लिए, उसका लिंग पता लगाने के लिए कि ये लिंग का कहते हैं कि ये लड़का है पेट में जो पल रहा है या लड़की है, इसका दुरुपयोग हुआ है जी।
ये इससे आज क्या साइड इफेक्ट हुआ कि तो इसको लिंग का पता लगाने के लिए किया गया, फिर बाद में पीसीपीएनडीटी एक एक्ट है उसको रेगुलेट करने के लिए वो एक्ट किया गया जी। और जो रेगुलेशन आए हैं उसमें आपको मैं बता दूं कि अब आप कोई कंपलसरी रहता है कि कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई दूसरा हो, कोई भी किसी भी तरीके का लिंग का परीक्षण नहीं कर सकता है। और स्पेसिफिक कुछ बीमारियां होती हैं जहां पर एक कंपलसरी हो जाता है कि मतलब जो इतनी घातक बीमारियां होती हैं कि बच्चा बाहर आके या भ्रूण के अंदर जिंदा नहीं रह सकता है, तो ऐसे कंडीशन में शासन की तरफ से जरूर दिया गया है छूट की, मतलब आप करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और इसमें जो आपने बोला हुआ है प्रावधान सजा का है, सजा का प्रावधान बिल्कुल किया गया है। इसमें आपको मैं बता दूं सभी श्रोताओं को कि यदि कोई भी लिंग का परीक्षण करता है या करवाता है तो उसमें दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। और यदि आपको कोई पता लगता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से, आप उस पर टोल फ्री से बता सकते हैं कि वहां पर लिंग की जांच चल रही है तो या कोई ऐसा कर रहा है, ये अवैध चीजें हैं टोटल पूर्ण रूप से, जिसके ऊपर शासन ने पूर्ण रूप से रोक लगा के रखी हुई है। इवन 3 साल की सजा है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसर डॉक्टर्स के हो जाते हैं और इसमें अर्थदंड का भी प्रावधान रखा गया है। और ऐसा ना सोचें कि केवल डॉक्टर्स के लिए रखा गया है, जो करवाता है, जो प्रोत्साहित करता है, जो लेके जाता है, जिन्होंने बताया, पूरी जो चेन रहती है जहां से भी है, सभी को सजा का प्रावधान है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्दा जानकारी दे रहे हैं आप। और एक जानकारी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें डॉक्टर कोई जांच लिखते हैं, वो जांच जरूरी है, तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जो निशुल्क या कम शुल्क के साथ की जा सकती हैं? हाँ, ये कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में या हमारी जो सरकारी संस्थान में उनमें कौन कौन सी जांचें उपलब्ध हैं। तो मैं बता दूं, रेडियोलॉजी विभाग में जो अभी तक जो जांचें हैं वो समस्त निःशुल्क है। और इसमें चाहे आपका एक्सरे हो, चाहे आपका सोनोग्राफी की जांच हो, या जो सीटी स्कैन की जांच है वो आउटसोर्स या पीपी मोड बोला जाता है, वो शासन की तरफ से दिया गया है। तो उसमें जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनकी जांचें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क होती हैं। और जिनके पास जैसा नई कार्ड नहीं होता है, जो शासन की दरें निर्धारित हैं कि कम से कम चार्ज में आपको वहां पर वो सुविधा मिल पाती है। डॉक्टर साहब, हम ये और जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी उन्नत मशीनें हमारे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं जो हमें बहुत ही परफेक्ट या बहुत ही 100% जांच का परिणाम देती हैं? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जो बहुत अच्छी मशीनें अभी अवेलेबल हो गई हैं, वो तो एक तो सोनोग्राफी की बहुत अच्छी मशीनें हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई का प्रयास बराबर चल रहा है, जो शासन स्तर से भी चल रहा है, और जो कॉलेज लेवल पे है उस पर भी प्रयास बराबर किए जा रहे हैं। और एक्सरे की मशीनें 2 ऐसी मशीनें हैं जो अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पर जो महंगी जांचें होती हैं वो आपको मैं बता दूं कि जैसे कलर डॉपलर की जांच हो रही होती है, आमतौर पर ये काफी महंगी जांच हो जाती है बाहर। आम जनता के हिसाब से बजट का देखा जाए तो 3,000, 2,500, 3,000 एक पाँव का आपको जांच कराना है, तो इतनी महंगी जांच होती हैं। कई बार 4-4 हजार तक भी पहुंच जाती हैं। तो ये जांचें भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। एडवांस चीजें जो है हमारे पास, इंटरवेंशन का जो पार्ट है, इंटरवेंशन में इमेज गाइडेड इंटरवेंशन बोला जाता है, जिसमें बिना चीरा टांका के बीमारियां होती हैं, उनका हम लोग, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? हाँ, बिना चीरा टांका के होते हैं, उनका हम लोग उसका भी इलाज बराबर हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि छाती में बहुत ज्यादा पानी भर गया, सांस लेने में नहीं हो पाई, छाती में मवाद बन गई है, और लिवर में मवाद बन गई है, आए दिन बन जाती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े केसेस बन जाते हैं। या कई बार पेनक्रियाज में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर पानी बन जाता है, इकट्ठा पानी बन जाता है, और उसको में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी जो सर्जरी होती है या कहें कि ऑपरेशन होता है, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। और उसको भी जो इमेज गाइडेड है, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में है ये सुविधा? हाँ, मैं खुद वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ ये समस्त चीजों में। या कई बार आपके किडनी के बाजू से भी एक स्क्वास मसल नाम से कुछ होता है, वहां पर भी ढेर सारा टीबी का या
किडनी की बाजू में इन्फेक्शन हो जाता है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो उसकी बगल में भी एब्सेस बोला जाता है, मवाद बनना बहुत तरीके से, वहाँ भी बन जाते हैं। तो वहाँ से भी हम लोग एक छोटा सा सुई डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक पतली नली डाल देते हैं, और उस पतली नली के माध्यम से ही जितना काम करना होता है हम करके पूरा बाहर निकल आते हैं। पेट के अंदर जो भी होता है, वो पेशेंट को बेहोश भी नहीं करना पड़ता है। ये जो कर रहे होते हैं सब पेशेंट से बातचीत करते हुए ही सब कुछ चल रहा होता है, और जो उतनी जगह को हमें काम करना होता है उतने को हम लोग शून्य कर देते हैं, बाकी एरिया में हम बातचीत करते रहते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं हम लोग दे रहे हैं और बहुत उन्नत किस्म की हैं। आप यदि ये ज़्यादातर ये जो सुविधाएं हैं ये बहुत बड़ी जगह जो रहती हैं, जिनको मेट्रो सिटीज बोलें, भोपाल में, या भोपाल के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर अवेलेबल है, हर जगह नहीं है, दिल्ली है, बॉम्बे है, ये ऐसी जो सुविधाएं हैं ये हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सागर की जनता को, और जो भी आना चाहे जी, बाहर की जगह भी लोग आ रहे हैं, या इवन मैं यहाँ से बता दें कि ये लोग छतरपुर से भी आते हैं, वहाँ पर भी से भी आ रहे हैं। छतरपुर के बाद इधर नागपुर से लोग नहीं जा पाते हैं, या इधर उधर लोग नागपुर प्रेफर कर रहे थे, तो लौट के अब इतना भरोसा बढ़ गया है कि वो हमारे यहाँ आने लगे हैं इधर से। ये जो जांचें हैं या जो हम लोग सेवाएं दे रहे हैं ये उन्नत किस्म की है। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही जानकारी देना चाहूँगा, जो एक तो विशेष कुछ सावधानियों का मैं जरूर उनको बताना चाहूँगा, जो आमतौर पर लोगों का अनदेखा कर देते हैं, उनको अनदेखा नहीं करना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको जब एक्सरे करवाने के लिए यदि बोला गया है तो अनावश्यक रूप से मरीज के साथ अंदर ना घुसें, क्योंकि उसमें कैंसर्स होते हैं, रेडिएशंस रहती हैं, या सीटी स्कैन में अनावश्यक रूप से ना जाएं। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा ये है कि यदि एक आपने ये सोनोग्राफी का पार्ट बताया हुआ है कि आप जो कहीं पर भी ऐसी अनैतिक गतिविधियां या कहीं पर भी चल रही हैं या पता लगता है, तो डेफिनेट तौर पर मतलब आवश्यक रूप से संबंधित अथॉरिटी, जो भी प्रशासन जो भी जिम्मेदार पर्सन है उनको बताएं, ताकि ऐसी गतिविधियों को रोका जा सके। और जांच जब वो करा रहे हैं डॉक्टर साहब जो भी कराएं, तो उसको एक फेथफुल तरीके से, संदेह की दृष्टि से ना देखें। हाँ, संदेह दृष्टि मतलब आपको भरोसे के साथ देखें कि, क्योंकि डॉक्टर्स का उद्देश्य, आपको मैं एक ऐसा बता दें कि डॉक्टर्स का उद्देश्य रहता है कि आपको कम से कम चीज़ों में अच्छी से अच्छी जानकारी, बीमारी पकड़ सके। जब डॉक्टर साहब आपके बीमारी को अच्छे से पकड़ सकेंगे तो आपका इलाज बहुत अच्छे से होगा। जब इलाज बहुत अच्छे से आपका होगा तो आपकी रिकवरी या आपका जो आराम लगने वाला है वो बहुत जल्दी होगा। क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों का ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में लगातार आ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सोनोग्राफी कितनी जरूरी है? क्या हर गर्भवती महिला को सोनोग्राफी जांच करवानी चाहिए? अगर करवानी चाहिए तो वो किन किन मौकों पर करवानी पड़ती है, कितने समय पर करवानी पड़ती है, और क्या बिना सोनोग्राफी के भी ये गर्भावस्था अच्छी तरह से हो सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जयशेखर जी आपने, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी कराने के लिए नहीं आते हैं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि शासन ने एक दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। हम डॉक्टर्स के लिए भी दिशा निर्देश तय किए हुए हैं जिनको हमें पालन करना होता है, और वो आपको भी पालन करने होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ही होते हैं। तो गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी अति आवश्यक है जी। और ये कब कब करवानी है आपको और क्यों करवानी है वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा देता हूं जी। कि जब आपका गर्भ शुरू में ठहरता है जी, तो 1 महीना चढ़ गया है आमतौर पर जी, या 2 महीने चढ़ गए हैं जी, तो जब तभी आप अपने जो भी संबंधित चिकित्सक हैं या अपने डॉक्टर साहब हैं, उनके डॉक्टर साहब के पास आप जाएं, उनको दिखवाएं। तो वो पहला कराना, इसलिए जो पहला जो शुरू में के 2 महीने में जो सोनोग्राफी कराई जाती है वो इसलिए कराना अति आवश्यक है क्योंकि उसमें कई बार गर्भ बच्चेदानी के अंदर ना ठहर के बच्चेदानी के ट्यूब में ठहर जाता है जी। और यदि वो ट्यूब में ठहर गया है तो वो ट्यूब फटने की पूरी गुंजाइश रहती है जी। और ट्यूब अगर एक बार फट जाती है तो जो गर्भवती महिला रहती है उसकी मौत भी हो सकती है जी। तो उसमें हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि जो बच्चा आपका बना है उसमें धड़कन आ गई है या नहीं आई है, ये भी बहुत अति आवश्यक रहता है। दूसरी जो सोनोग्राफी का समय रहता है वो रहता है
जो 5वें महीने का रहता है वो भी अति आवश्यक है जी, क्योंकि जो 5वें महीने की सोनोग्राफी हो रही होती है उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट हैं या जो आपके चिकित्सक हैं वो ये पता लगाना चाह रहे होते हैं कि उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बड़ी विसंगति तो नहीं है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि बच्चे के हाथ पांव बहुत छोटे थे। और तीसरा जो रहता है आपका, कम से कम जो तीसरी सोनोग्राफी होती है वो होनी चाहिए आपकी 28 वीक, मतलब 28 वीक से 32 वीक, जिसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं यूट्रस, गर्भाशय है जो उसका जो प्लासेंटा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कई बार क्या रहता है बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आ जाता है। अच्छा। तो यदि वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आ गया है तो उसकी जो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए थी वो होती ही नहीं है संभव, और उसमें भी कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, मतलब रक्तस्राव की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्भवती महिला रहती है उसको भी जान का खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत ही कीमती जानकारी दी, उपयोगी जानकारी दी, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।